Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to continue with एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोगों ने सेक्शन 96 जो है पूरा कवर कर लिया है और ये सब मैंने करवा दिया और एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया बहुत बवाल वाला. वो क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेना है और उसके अलावा समरी भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है. अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए. ये स्पेशल बिजनेस के बारे में बोलता है. ठीक है, स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है. स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस. स्पेशल बिजनेस में हमारे सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेसेस में ये सारे हैं. देखो ना, क्या कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये सारे आ जाएंगे. ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है ऑर्डिनरी बिजनेस में. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है सर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तुम पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे. जब भी स्पेशल बिजनेस होगा ना, जब भी किसी प्रकार का स्पेशल बिजनेस हम लोग डिस्कस करने वाले, स्पेशल बिजनेस मतलब सर एजेंडा. किसी भी मीटिंग में जब भी हम लोग स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा नॉर्मल एक नोटिस जाता है सारे हमारे मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, सबके पास जाता है एक नोटिस, मीटिंग का नोटिस. कौन भेजता है नोटिस? सीएसी भेजेगा. ठीक है, नोटिस जाता है. अगर स्पेशल बिजनेस है तो इसके साथ तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इसके साथ एनेक्स होके जाएगा, अटैच होके जाएगा नोटिस के साथ. इसको कहा जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं तुमको ये समझाता हूँ कि जो भी एजेंडा होगा ना, जो भी एजेंडा हम लोग नोटिस में लिखेंगे कि इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे. कोई भी पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो बिजनेस के बारे में. ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. वो जो मैटर है वो एक वन लाइनर मैटर जो है वो तो नोटिस में जाएगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ. इसका मतलब ये है कि जब भी नोटिस जाएगा, जब भी स्पेशल बिजनेस होगा तो वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. स्पेशल रेजोल्यूशन में हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स होके जाता है. इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी बात हम लोग एजेंडा में बात करेंगे, ठीक है, मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन अलग से जाएगा, सो दैट मीटिंग के टाइम पे सारे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, सबको पता चले कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बहुत कुछ लिखा होता है कि प्रॉपर तरीके से किसके साथ बिजनेस होगा, कौन सा, मतलब एक देखो, बहुत सारे एजेंडा हो सकते हैं मीटिंग में, एक पर्टिकुलर एजेंडा तो होगा नहीं. तो हर एक एजेंडा के लिए तुमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तुमको जो है देना होगा, अगर स्पेशल बिजनेस हो रहा है तो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो. ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा तुम्हारा डिस्क्लोजर जाता है. ठीक है, कि किसके साथ बिजनेस होगा, कौन सा टॉपिक है, मतलब कौन सा कंपनी है और किस प्रकार का बिजनेस है, क्या वैल्यूएशंस है, कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितने का, सब कुछ लिखा होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में. और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा इसलिए होता है सो दैट जितने भी शेयर होल्डर्स हमारे मीटिंग में आएंगे ना, उनको पता तो चले कि किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, सो दैट वहाँ पे वोट प्रॉपर तरीके से हो. समझ में आ रहा है ना? अगर मेरे को पता नहीं है कि क्या एजेंडा है, सिर्फ मेरे को टॉपिक पता है कि हाँ इसके साथ बिजनेस होने वाला है, इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे, तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में आके हज़ारों क्वेश्चंस पूछेंगे. इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे देंगे, वहाँ पे सारे डिस्क्लोजर जो है वहाँ पे लिखा होगा. उसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप शेयर होल्डर्स मीटिंग में पूछ सकते हो, आप हमारे जनरल मीटिंग में पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है, समझे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑर्डिनरी बिजनेस जितने भी होंगे ना उसमें रिक्वायर्ड नहीं है. मतलब ये सारे जो बिजनेसेस है यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डिनरी बिजनेसेस है, इन सब में तुमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाएगा, लेकिन मैंडेटरी स्पेशल बिजनेस में जाएगा, क्योंकि स्पेशल बिजनेस में पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि है 75% ऑफ द वोटिंग. 75% ऑफ द वोटिंग एसेंट में होगा, तभी जाके कोई भी मैटर पास होता है. ठीक है, कोई भी मैटर तभी पास होगा अगर 75% वोट मिला, तब जाके 75% के ऊपर. ठीक है, वोट मिला, मिनिमम 75% वोट अगर मिल गया तो आपका क्या होगा बताओ ना, वो एजेंडा जो है वो पास हो जाएगा. और नॉर्मल बिजनेस में, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं, वहां पे 50 से ज्यादा, अगर तुमको 50% प्लस और एक वोट अगर मिल जाए तुमको, मतलब इसका मतलब लिटरल मीनिंग ये होता है कि 50 से मोर देन 50% वोट अगर तुमको मिल गया तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस पास हो जाता है. ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस पास हो जाता है मतलब वो एजेंडा, वो मैटर, वो हम लोग एसेंट दे देते, वो हम लोग हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग इसको पास करेंगे और हम लोग अग्री कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
वैलिड हो जाता है, वो हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, शेयर होल्डर्स अप्रूव दे देते हैं, तो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव दे दिया तो वो हम लोग फिर फर्दर कंडक्ट करेंगे जो भी नेसेसिटीज होंगे। तो यही डिफरेंस है। जो भी हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, और स्पेशल बिजनेस में तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में कम से कम तुमको 75% वोट चाहिए होगा कोई भी मैटर पास करने के लिए। पकड़ लो ए है, ए एक कंपनी है और बी एक दूसरा कंपनी है। ए कंपनी का मीटिंग चल रहा है, ठीक है, और ये कोई भी जनरल मीटिंग पकड़ लो, जनरल मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है कि ए का जो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं, कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं। किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट सर? ए जो है ना वो बाइक मैन्युफैक्चर करता है, बाइक्स, टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, ए वाला कंपनी। अब टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो बी कंपनी से वो लेना चाहता है। तो ये बी के साथ बिजनेस करे कि नहीं करे वो तो शेयर होल्डर्स बताएंगे ना तुमको। ये डायरेक्टर्स मनमर्जी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा। तो शेयर होल्डर से अगर तुमको अप्रूवल लेना होगा, तुमको क्या करना होगा बताओ? मीटिंग रखना होगा। और वो मीटिंग अगर तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, मतलब स्पेशल बिजनेस है, ऑब्वियसली OR के अलावा, OB के अलावा जो भी सारे हैं वो सारे SB ही है, मतलब स्पेशल बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ यही कुछ है चंद, इसके अलावा बाकी सारे स्पेशल बिजनेस है। तो वहाँ पे सब पे तुमको 75% वोट के ऊपर चाहिए होगा, तब जाके तुम्हारा वो मैटर पास होगा। समझ में आ रहा है? तब जाके अगर 75% शेयर होल्डर्स का वोटिंग मिल गया, ठीक है, वोटिंग तो सभी लोग करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन 75% वोटिंग अगर येस में है तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट जो है तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तब जाके तो ये बिजनेस जो है ये फुलफिल हो पाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना चीज़ें? तो यही है मैटर। और ऑर्डिनरी बिजनेस में सिर्फ 50 से ज़्यादा चाहिए होता है, 50, मोर देन 50% में, मतलब 50% का वोट येस में है, प्लस और एक वोट अगर येस में हो जाए तो मैटर पास हो जाएगा, मोर देन 50%। अब मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, सुनो। तुमने कभी कभार अगर तुमने कहीं किसी और टीचर से भी पढ़ के रखे हो ना, तो वो लोग बताएंगे कि तुमको 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होता है, और तुम मन में दिमाग में ये बिठा के रख देते हो कि 50% से ज़्यादा मतलब 51% मिनिमम यस चाहिए होगा, तब जाके तुम्हारा कोई भी पास होगा। ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मोर देन 50% का मतलब होता है 50% वोट अगर यस में है और 0.1% भी वोट उसके बाद यस में आ जाए तो वो पास हो जाएगा। 51% में तो बहुत सारे होंगे, है ना। 1% में तो पकड़ लो 1000 वोट भी हो सकता है। तुमको क्या पूरा 1000 वोट चाहिए होगा क्या? नहीं, तुमको सिर्फ चाहिए 50% वोट, और उसके ऊपर प्लस उसके ऊपर सिर्फ एक भी वोट तुमको मिल जाए यस में, तो तुम्हारा रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो इसका मीनिंग, ये जो लाइन है, ये जो प्रोविजन है लिखा होता है ना, मोर देन 50% वोट चाहिए होता है, मोर देन 50%, इसका मतलब यही होता है 50% वोट प्लस और एक भी वोट तुमको मिल जाए, वो मैटर, वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है। ये दिमाग में तुम लोग अच्छे से बिठा लो। उसके बाद देखेंगे हम लोग नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बाय प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और की मैनेजर पर्सनल। एनी बेनिफिट अकर्ड, ठीक है, और या फिर एक्वायर्ड या फिर एक्योर्ड मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी। कंपेंसेशन टू द कंपनी फॉर डिराइव्ड बेनिफिट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। ये जो चीज़ है ना, ये तुमको ना नोटिस में पढ़ने को मिलेगा, नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आएगा उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको, क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन्ड है इसलिए मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फटाफट ना एक ओपन पेज लेता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर जो भी स्पेशल बिजनेस होगा ना, वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन में हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमेशा जाएगा, ये लिखा है सर। तो इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में नोटिस तो जाएगा ना, तो नोटिस के साथ साथ तुमको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करके भेजना होगा, ठीक है। देखो एक बार देख लेते ऊपर, देखो मैंडेटरी फॉर स्पेशल बिजनेस एंड मस्ट बी एनेक्स्ड टू द नोटिस।
नोटिस के साथ चिपका के भेजो। एनेक्स मतलब चिपका के भेजना। क्या चिपका के भेजना सर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। समझो, अच्छे से समझेंगे, दिमाग में लोड मत लेना एकदम भी। जब कभी भी स्पेशल बिजनेस होगा जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे ऑब्वियसली, वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच कर देना। नोटिस में लिखा होता है किसी भी मीटिंग का एजेंडा, और इस एजेंडे का एक्सप्लेनेशन होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। एजेंडे का तो वन लाइनर एजेंडा होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अब एक चीज समझो, देखो कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डायरेक्टर है। अब ये बहुत पहुंचे वाले आदमी है, राइट? ऐसा तो नहीं है बहुत गरीब वाले लोग हैं, नहीं, बहुत पहुंचे वाले लोग हैं जिसके पास मल्टीपल टैलेंट्स है, मल्टीपल बिजनेसेस है, और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब बहुत हाईली इनके पास रिसोर्सेस है, बिजनेसेस है, अलग अलग कंपनीज के साथ इनका लिंक भी है। ये दूसरे कंपनी, देखो एक डायरेक्टर जो है ना, बहुत सारे कंपनीज में डायरेक्टर बन के बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? प्राइवेट कंपनी है तो 20 कंपनी में बैठ के बन के बैठ सकता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो 10 कंपनी में बन के बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा मतलब एक डायरेक्टर अलग अलग कंपनीज में, तो अगर एक डायरेक्टर अलग अलग कंपनीज में बैठा है तो इसका तो लिंक बहुत अच्छा होगा ना, इसका कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे, राइट? तो पकड़ लो कंपनी का, ये कंपनी है ए, ठीक है, इसमें ये बैठा है बंदा, ठीक है, ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड इसमें बैठा है। अब ये बहुत पहुंचा वाला इंसान है, ठीक है। अब कंपनी को एक डिसीजन लेना है, कंपनी मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चर मतलब असेंबल वगैरह करता है। अब उनको क्या करना है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको चाहिए बैटरी। अब ये जो बैटरी है ये कंपनी खुद नहीं बनाता, राइट? ये कहीं और से लेकर आता है। तो कंपनी डिसाइड कर रहा है कि मार्केट में तो बहुत सारे कंपनीज है, कौन से कंपनी से हम लोग बैटरी खरीदें। तो यहां से ये मिस्टर लल्लू है, ठीक है, LALU, लल्लू, मिस्टर लल्लू, ठीक है। सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना है। ये है तुम्हारे मिस्टर लल्लू, ठीक है। मिस्टर लल्लू ने क्या किया, मिस्टर लल्लू ने कहा कि सुनिए भाई साहब, ये मिस्टर लल्लू सारे डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए भाई साहब, आपको बैटरी चाहिए ना, मैं आपको सस्ते दाम पे बैटरी जो है वो लेकर दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा एक साला है, साला, समझ में आ रहा है? साला मतलब समझ में आ रहा है? साला का मतलब होता है गाली नहीं होता है, साला का मतलब होता है अपने वाइफ का छोटा भाई, ठीक है, साला। तो वो है, उसका एक कंपनी है, क्या है बताओ? एक कंपनी है जो बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, जो बैटरी मैन्युफैक्चर करता है। तो अगर आप लोग चाहे, ये आप डायरेक्टर्स को बताया जा रहा है, अगर आप लोग चाहे तो हम लोग मेरे साले से बैटरी जो है खरीद के हमारे कंपनी में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और हमारे साले साहब है बहुत हैवी डिस्काउंट, 65% डिस्काउंट पे आप लोगों को मटेरियल्स दे देगा। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है या फिर खराब है, मेरे को ये बता दो। कंपनी के लिए क्या है, अच्छा है या फिर खराब है? अच्छा है कि यार 65% डिस्काउंट मिल रहा है, कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव ही है, रिलेटिव से बैटरी लेंगे तो कम पैसे में अपने को बैटरी मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब कुछ अगर ठीक है, अगर सब कुछ इनोसेंटली हो रहा है तो ठीक है। लेकिन पकड़ लो, अगर लल्लू जो है ये डायरेक्टर अपने साले को बता दिया कि भाई तू जो बैटरी देगा ना, वो बैटरी तू डिफेक्टिव माल भेज दे, या फिर जो बहुत कम मतलब अच्छे वाले माल है, बहुत कम अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, एवरेज वाले माल है, वो तू भेज दे कंपनी को। इससे क्या होगा, इससे तेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट में से मेरे को 25% दे देना, ठीक है। तो कंपनी को क्या मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है बैटरी, लेकिन क्या अच्छे बैटरी मिल रहे हैं? नहीं। कंपनी को घाटा होगा इससे, यस। तो कंपनी को जितना भी घाटा होगा, घाटा हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डायरेक्टर को कोई भी किसी प्रकार का प्रॉफिट मिल रहा है इससे, देखो ना 25% का कमीशन खा रहा है डायरेक्टर, ठीक है,
25% का कमीशन खा रहा डायरेक्टर। तो ये जो पैसा उसने सोचा, लल्लू ने सोचा कि वो अपनी खुद के ही कंपनी से ये पैसा मारेगा 25% अपने साले की मदद से। तो अगर ये पकड़ा गया, अगर कौन, लल्लू पकड़ा गया, तो जितना पैसा उसने सोचा कि वो खाएगा, उतना ही पैसा उसको कंपनी को देना होगा। पकड़ लो 25% का निकल के आ रहा है 60 करोड़, 60 करोड़ निकल के आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो इतना पैसा डायरेक्टर लायबल रहेगा कंपनी को देने के लिए, अगर पकड़ा गया तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। डायरेक्टर ने अपने दिमाग में सोचा डायरेक्टर ने कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, 60%, 60 करोड़ ले लूँगा इस डील से, मेरे साले के साथ डील करवा दूंगा और 60। ये अगर पकड़ा गया ये मैटर, तो कितना सोचा था इसने, 60 सोचा था ना, उतना ही उसको पेमेंट करना होगा कंपनी को, उसके खुद ही की कंपनी को। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो उसको लात मार के निकाल ही देंगे सब लोग। समझे? समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, दो मैटर हो सकता है, या तो अच्छा या तो बुरा। या तो ये ऑनेस्टली काम करे, अपने साले के साथ काम करके जो है अपने कंपनी में अच्छा बैटरी जो है वो लेकर आ रहा है, ये अच्छा हो सकता है। और दूसरा मैटर हो सकता है कि खराब। समझ में आ रहा है? दूसरा कि कंपनी को धोखा देना, कंपनी को फ्रॉड करना, डिफ्रॉड करना। समझ में आ रहा है? तो दोनों मैटर हो सकता है। इसमें से कौन सा मैटर होने से क्या होगा? अगर अच्छा मैटर हो रहा है, अगर पकड़ा नहीं गया वो और सब कुछ, बैटरी भी बहुत अच्छे है, तब तो डायरेक्टर बहुत अच्छा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, वो पकड़ा गया, ठीक है, उसके बैटरीज जो है 1 महीने बाद काम करने बंद हो चुके थे, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ कंपनी को, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? हाँ जी, डायरेक्टर को हम लोग पनिश करेंगे। जो डायरेक्टर ने सोचा ना कि इतना बड़ा फ्रॉड करे कंपनी के साथ, पनिश करेंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टर को पनिश, कितना पनिशमेंट करेंगे सर? जितना उसने सोचा कि उतना घाटा करेगा वो, उतना ही पनिशमेंट, उतना ही पेनल्टी उसको कंपनी को भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब सुनो एक चीज, अच्छा हो या बुरा हो, परमिशन कौन देगा ये अपने साले के साथ बिजनेस करने के लिए? परमिशन कौन देगा? तुम बोलोगे कि सर शेयर होल्डर्स परमिशन देंगे। एकदम करेक्ट हो, शेयर होल्डर्स। लेकिन शेयर होल्डर्स परमिशन देने से पहले, हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे बताओ? वो लोग परमिशन देंगे। BR8 BM पास होगा। BR8 BM ये क्या है सर? समझाओ। बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, कोई भी डिसीजन होगा सबसे पहले डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, BR पास कर दिया, बोला कि हाँ आप उसके साले के साथ बिजनेस करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भरोसा है मेरे को लल्लू के ऊपर, बहुत अच्छा बिजनेस लेकर आएगा। ये बात तुमको शेयर होल्डर्स से बताना होगा, शेयर होल्डर्स से परमिशन लेना होगा, शेयर होल्डर्स से परमिशन लेना होगा। समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर से क्या लेना होगा? परमिशन। जब तक कि ना शेयर होल्डर से परमिशन लो, डायरेक्टर अपने खुद के रिलेटिव के साथ कोई ऐसा बिजनेस जो है वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो शेयर होल्डर से परमिशन लेने का मतलब ये होता है, तुम एजेंडा में क्या लिखोगे, नोटिस में क्या लिखोगे कि मीटिंग किस लिए बुलाया जा रहा है? मीटिंग बुलाया जा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा बैटरी का मैटर है, हम लोग बैटरी जो है वो मार्केट से लेंगे, उठाएंगे। अब नोटिस में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता है। इसलिए ये जो हमारा डायरेक्टर है लल्लू, उसका साला, ठीक है, इनके साथ जो बिजनेस करेंगे हम लोग, ये सब मैटर, ये क्या है, एक प्रकार का डिस्क्लोजर है। ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये डिस्क्लोजर तुमको मेंशन करके रखना होगा। कहाँ पे बताओ? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तुमको मेंशन करना होगा कि भैया लल्लू हमारे डायरेक्टर, उसका जो साला है उसका बिजनेस है, उससे हम लोग लेंगे। ठीक है, ये मैटर पकड़ लो। उसके साले का कोई यहाँ पे हाथी नहीं है, पकड़ लो, साले को भूल जाओ। मैंने तुमको पहले बताया था ना कि एक डायरेक्टर बहुत अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, राइट? तो पकड़ लो, थोड़ा और सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं, टेंशन ना लो, बहुत बवाल। ये डायरेक्टर लल्लू और यहाँ पे अलग अलग बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है, बैठे हैं। तो लल्लू ने प्रस्ताव रखा, भाई मैं तो बहुत सारे कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, मैं तो बहुत सारे कंपनीज में एज अ डायरेक्टर बैठा हूँ, ठीक है, तो हमारे कंपनीज को क्या चाहिए? बैटरी। ठीक है, ये बैटरी ना, मेरे ये जो ये वाला कंपनी, इसका नाम है मार्वल,
मार्वल बैटरी लिमिटेड कुछ ऐसा करके नाम है, पकड़ लो, लिमिटेड है, मार्वल लिमिटेड। इससे मैं हमारा कंपनी क्या है, ए लिमिटेड, इसको जो है मैं बहुत सारा बैटरी लेकर आ सकता हूँ ये वाले कंपनी से। लेकिन मैं तुमको बता दूं, ये डायरेक्टर बाकी सारे बोर्ड से बात कर रहा है, मैं तुमको बता दूं कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ठीक है? तो डायरेक्टर हूँ, समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके ऊपर ना एक सवाल उठ सकता है कि तुम अगर उस कंपनी में डायरेक्टर हो और तुम अगर हमारे कंपनी में बैटरी लेकर आना चाहते हो, तो शायद ये हो सकता है कि ये कंपनी कैपेबल ना हो और तुम सिर्फ इस कंपनी को बचाने के लिए उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर मतलब देना चाहते हो, है ना? क्योंकि उस कंपनी में भी तो तुम डायरेक्टर ही हो, तुम तो चाहोगे उस कंपनी का अच्छा हो। तो ये सवाल उठ सकता है इसके ऊपर सवाल उठ सकता है कि तुम जो ये कर रहे हो, क्या ये जेन्युइनली सच्ची में एकदम अच्छे माइंडसेट से, अच्छे मोटिव से तुम कर रहे हो, या फिर तुम चाहते हो कि ये मार्वल वाला कंपनी जो है ये बेकार कंपनी है और इससे तुम बिज़नेस करवा के, हमारे कंपनी से बिज़नेस करवा के बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस कंपनी को देना चाहते हो, क्योंकि तुम उस कंपनी में भी तुम डायरेक्टर ही हो। तो ये सवाल उठ सकता है, राइट? तो इसका जो पूरा छानबीन जो है ना, वो कौन करेगा? वो छानबीन डायरेक्टर्स ही करेंगे, ये वाले डायरेक्टर्स करेंगे, है ना? डायरेक्टर्स करेंगे, समझ में आ रहा है? करने के बाद फिर डायरेक्टर्स बीआर पास करेंगे, बीआर एड बीएम। बीआर ये होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, वो होता है जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो उस प्रकार से बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब सारे बोर्ड मेंबर्स वोट करेंगे कि लल्लू को हम लोग देंगे क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मार्वल कंपनी है उससे वो बैटरीज लेकर आए। तो इसको कहा जाता है बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना। अब बीआर में पकड़ लो सारे डायरेक्टर्स ने छानबीन करके यस बोल दिया, बोला कि हाँ लल्लू के ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। अब सिर्फ बीआर पास करने से नहीं होगा, तुमको शेयर होल्डर से, मेन जो मालिक है कंपनी का, उनसे तुमको परमिशन लेना होगा। उनसे अगर तुम परमिशन लेना चाहते हो, शेयर होल्डर से परमिशन लेना चाहते हो, तो शेयर होल्डर्स को भी तो तुमको बताना होगा ना कि ये जो लल्लू है हमारे ही कंपनी का डायरेक्टर है, ये किसी दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर है। अब उस कंपनी के साथ हम लोग इस कंपनी में बिजनेस करना चाहते हैं। लल्लू मार्वल में वो डायरेक्टर है, मार्वल के साथ और ए लिमिटेड के साथ कोई बिजनेस करवाना चाहता है लल्लू, ठीक है? ये तुमको बताना होगा शेयर होल्डर्स को, क्योंकि लल्लू देखो चालाक, लल्लू ऐसा मतलब लल्लू जो है गुड फेथ में सब कुछ करेगा ऐसा तो नहीं है। वो अगर बैड फेथ में किया काम, अगर मार्वल से अगर कमीशन ले रहा है लल्लू, बोल रहा है कि मैं तेरे को बिजनेस ला के दूंगा 25% का कमीशन खाऊंगा, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है? फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, बैटरीज बहुत ख़राब निकले, ठीक है, तब जाके सारे पुलिस वगैरह लल्लू को पकड़ेंगे, ठीक है? और लल्लू ने जितना भी कमीशन खाया होगा, जितना भी फ्रॉड, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना, फ्रॉड किया होगा, उतना पैसा जो है लल्लू को चुकाना होगा कंपनी को, ए लिमिटेड को। समझ में आ रहा है? अब देखो, लल्लू का जो भी मैटर है वो किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी के साथ बिजनेस करवाना चाहता है, ऐसा कुछ है, या फिर लल्लू अपने ही साले के साथ बिजनेस करवाना चाहता है, ये सब कुछ कहाँ पे मेंशन होगा बताओ ना? ये मेंशन होगा हमारे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, ठीक है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अब पकड़ लो इतना वाइटल इंपॉर्टेंट जो बात है, लल्लू का जो ये साला है, ये लल्लू ने किसी को बताया ही नहीं। लल्लू ने किसी को बताया नहीं कि इन साले साहब से वो बिजनेस करवाना चाहता है। पकड़ लो, लल्लू ने किसी को बताया नहीं कि ये जो मार्वल वाले कंपनी के साथ ये बिजनेस करवाना चाहता है, उस कंपनी में ये लल्लू खुद डायरेक्टर है, ये बताया नहीं किसी को। पकड़ लो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है ये सारा चीज, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको कहा जाता है डिस्क्लोजर देना। तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं वो देखने में, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा इंटरेस्ट है मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब लल्लू का साला अगर लल्लू के साले को अगर बिजनेस मिलेगा तो लल्लू का इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें? हाँ, लल्लू किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्टर है, अगर उस कंपनी को बिजनेस मिला तो लल्लू का फायदा है कि नहीं? हाँ। तो इसको कहा जाता है खुद का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो अगर ऐसा तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है तो तुम बताओ कंपनी को, तुम बताओ। समझ में आ रहा है? तुमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं किया ये सारा चीज, और जिसके कारण तुमने मेंशन नहीं किया, और जिसके कारण तुमको अगर तुम्हारा
कंपनी का जो ये बैटरी का जो तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, ये बैटरीज बहुत ज़्यादा जो है खराब थे, खराब निकले, और तुमने किसी को बताया ही नहीं। तुमने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया, तुमने बोला कि मेरे को क्या पता, कंपनी ने डिसाइड किया था, मैंने तो सिर्फ सजेशन दिया था। लेकिन तुमने तो कंपनी को बताया नहीं था ना कि वो तुम्हारे साले साहब है, या फिर दूसरा कंपनी जो हो उसमें तुम डायरेक्टर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट तो ज़रूर बन रहा होगा, जिसके कारण तुमने ये काम किया है, समझ में आ रहा है, और जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज है, तुम्हारे साले साहब और ये मार्वल लिमिटेड, इनके जो बैटरीज है बहुत ज़्यादा गंदा है। तो एक प्रकार का स्कैम हो गया। तो अगर जो चीज़ तुमको मेंशन करना था तुमने मेंशन नहीं किया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सब कुछ मेंशन करने के बाद अगर तुमने गुड फेथ में काम किया, फिर भी अगर कुछ खराब निकला, तब तो तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है। तुमने पूरा गुड फेथ में काम किया, तुमने सबको बताया कि मेरे साले साहब ही है, बैटरीज बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड देख लो, बहुत सारे उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, वो सब कुछ भी देख लो। तो तुमने पूरा जो है प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया। उसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तब तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, ठीक है ना, तब तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने जानबूझ के ऐसा कुछ किया तो तब तुम्हारे ऊपर दोष तो ज़रूर आएगा। और अगर तुमने डिस्क्लोजर भी नहीं दिया कि ये तुम्हारे साले साहब है, तब भी तुम्हारे ऊपर पूरा ब्लेम आएगा। और जितना तुमको प्रॉफिट हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि ये तो तुम्हारा साले साहब है ना, साले साहब ने तो कुछ तो तुमको दिया होगा, जितना भी तुमको गेन्ड प्रॉफिट हुआ उतना तुमको कंपनी को वापस करना है, ठीक है, उतना तुमको कंपनी को वापस करना है। देखो, तो इसलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सब कुछ मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लिखा है। देखो, नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, तुमने डिस्क्लोज ही नहीं किया, या फिर तुमने थोड़ा बहुत डिस्क्लोज किया, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया। इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बाय प्रोमोटर, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और की पर्सनल, किसी ने भी ऐसा किया हो, ठीक है, किसी ने भी ऐसा किया हो, तो नॉन डिस्क्लोज करने से, इनसफिशिएंट डिस्क्लोज करने से जो तुमको बेनिफिट हुआ, जितना बेनिफिट हुआ, ठीक है, वो तुमको कंपनी को वापस करना। अक्योर्ड मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी। समझ में आ रहा है? हेल्ड इन मतलब पकड़ लो, तुमने इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया, नॉन डिस्क्लोजर दिया, जिसके कारण कोई भी डायरेक्टर, प्रोमोटर, मैनेजर जो कोई भी हो जाए, उनको लाभ हो रहा है, 60 करोड़ का लाभ हो रहा है, पकड़ लो। तो उतना पैसा जो है ना कंपनी को वापस करना होगा तुमको। और कंपनी वो पैसा एज अ ट्रस्ट, कंपनी एक ट्रस्ट इलेक्ट करेगा और उस ट्रस्ट को बोलेगा इस पैसे को तुम संभाल के रखो, इसको हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे किसी काम में, ठीक है। इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, किसके कारण? कंपनी के लिए ट्रस्ट में रखेंगे पैसा, किसके कारण, किसके लिए रखेंगे? कंपनी के। कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे? वही प्रोमोटर से लेंगे, वही डायरेक्टर से लेंगे, यही वही मैनेजर से लेंगे जिसने इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया था, जिसने नॉन डिस्क्लोजर दिया था, या तो इनसफिशिएंट या तो नॉन डिस्क्लोजर दिया था। कंपनसेशन टू द कंपनी फॉर डिराइव्ड बेनिफिट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कंपनसेशन तो कंपनी को मिलेगा कि कंपनी के साथ धोखा हुआ है। और कौन देगा वो कंपनसेशन? जो भी गुनहगार है वो, प्रोमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी गुनहगार है वो। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये तुमको ना बार बार मिलेगा, अलग अलग जगहों पे तुमको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेगा। तुम पहली बार अगर सुन रहे हो तो तुमको लग सकता है कि यार ये तो मेरे दिमाग के बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है। तुमको डाउट है तो तुम पूछ लो। तुम अगर चाहते हो कि मैं 2 बार एक्सप्लेन करूं तो मैं 2 बार एक्सप्लेन करूंगा, 3 बार एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखो कि पहली बार थोड़ा बहुत मुश्किल जो है आएगा, तुमको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर तुम बार बार देखते रहोगे ना, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ और बहुत सारे टॉपिक्स, हज़ारों टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में तुमको ये बार बार दिखेगा, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा चीज़ें, धीरे धीरे दिमाग में स्टोरी बनता जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है, वैसा होता है। जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको स्टोरी बना लो अपने दिमाग में। अगर तुम स्टोरी बना रहे हो तो तुमको दिक्कत नहीं आएगा, अगर तुम स्टोरी नहीं बना रहे हो तो तुमको दिक्कत आ सकता है, तुम भूल जाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पेनल्टीज कितना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था 1,05,000, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सेक्शन 97 मेंबर्स कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल टू कॉल एन एजीएम इफ डिफॉल्ट ऑकर्स। ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट 1 मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन कैन कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। ये सारे जो है ना, ये हम लोग सेक्शन जब 97 आएगा, 99 में तो यही है, तब पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेंशन करके रखा है। देखो, एजीएम जो है ना,
एजीएम कौन कंडक्ट करता है बताओ? एजीएम कौन कंडक्ट करता है? एजीएम कंडक्ट करता है हमारे डायरेक्टर्स मिल के एजीएम को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रहेंगे मेंबर्स एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। पकड़ लो बहुत टाइम हो गया तुमको, 6 महीने 9 महीने प्लस 3 महीने का एक्स्ट्रा मिला के बहुत टाइम हो गया, तुम्हारा हुआ ही नहीं एजीएम। तो मेंबर क्या करेगा पता है? मेंबर्स तुम और हम क्या करेंगे पता है? हम लोग सीधा जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, बोलेंगे ट्रिब्यूनल साहब, ट्रिब्यूनल मतलब सर एनसीएलटी, एनसीएलटी मतलब सर एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनीज के जितने भी केसेस वगैरह होंगे ना, मैटर्स वगैरह होंगे, डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे, वो नॉर्मल कोर्ट नहीं जाएगा, वो जाएगा एनसीएलटी के पास। इतना समझ में आ रहा है? अब सुनो, ट्रिब्यूनल के पास गया मेंबर, बोला कि सर वो लोग ने मीटिंग जो कंडक्ट करना था बहुत टाइम हो चुका है, मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या करता है? पहले तो यहाँ पे लिखा नहीं है प्रोसीजर, मैं बता देता हूँ। ट्रिब्यूनल क्या करता है? ट्रिब्यूनल सबसे पहले कंपनी को एडवाइस करता है कि कंपनी तुम लोग मीटिंग कंडक्ट करवा लो, डेडलाइन दे देता है कि इसके अंदर अंदर तुमको मीटिंग कंडक्ट करना है। कंपनी ने फिर भी अगर मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? बोलेगा सुन, जितना भी बड़ा कंपनी हो जाए, कौन है? रिलायंस है क्या? रिलायंस है क्या? जितना भी बड़ा कंपनी हो जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँगा पता है? ये जो मेंबर है किसी भी एरा गैरा नत्थु कैरा जिसके पास सिर्फ पकड़ लो 100 शेयर्स है कंपनी का, 100 शेयर्स, एकदम गरीब वाला मेंबर, 100 शेयर्स है। शेयर से मैटर नहीं करता, मैं मतलब बता रहा हूँ कि गरीब वाला मेंबर है, गरीब वाला शेयर होल्डर है, उसको बोलेगा तू मीटिंग कंडक्ट कर ले रिलायंस का, तू एक अकेला आदमी मीटिंग कंडक्ट कर ले, तू जो डिसाइड करेगा कंपनी का वही होगा। समझ में आ रहा है? तुम सोच रहे हो कितना पावर दे रहा है ट्रिब्यूनल एक मेंबर को? बोलेगा कि तू आज से जो डिसाइड करेगा, ठीक है, वो रिलायंस को करना होगा, ये लागू हो जाएगा। समझ में यार? इतना पावर दे रहा है। बोला कि तुम वन मेंबर से तुम प्रेजेंट रहो और तुम मीटिंग कंडक्ट कर लो, और वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। एक ही बंदा, और तुम नहीं जा पा रहे हो, तुम बिजी हो, तो तुम प्रॉक्सी को भेज दो, अपने प्रॉक्सी को भेज दो, मतलब तुम अपने घर के माली को भेज दो। प्रॉक्सी कोई भी बन सकता है, तुम्हारा घर का माली, तुम्हारा जो है शेफ, जो भी घर में काम करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे घर के मेड्स हो गए, तुम्हारा कोई भी हो सकता है भाई मेरे, मतलब जो तुम्हारे घर में हेल्पिंग हैंड के काम करते हैं वो भी हो सकता है, समझ में? तुम्हारा ड्राइवर भी हो सकता है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी को भेज दो, उसको मीटिंग करना। सोचो 100, एक तो मेंबर्स के पास 100 शेयर्स, और मेंबर खुद भी नहीं जा रहा है, मेंबर भेज रहा है अपने ड्राइवर को मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, रिलायंस का मीटिंग ड्राइवर कंडक्ट कर रहा है उसका। सर ये क्या मजाक कर रहे हो सर? ऐसा होता है? हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन मतलब ऐसा प्रोविजन है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी। क्यों नहीं होगा? मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। ऐसा प्रोविजन लिखा है, एजीएम अगर टाइम पे नहीं हो रहा है ना, इससे बड़ा मतलब शर्म की बात जो है ना, कुछ नहीं होता कंपनी के लिए। एजीएम अगर उसने टाइमली कंडक्ट नहीं किया, बहुत शर्मनाक चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ होता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कोई भी कंपनी जो है ना अपना रेप्यूटेशन ऐसे ख़राब नहीं करता। एजीएम एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा 99.99% केसेस में ऑन टाइम होगा, ऑन टाइम ही एजीएम होता है। और ऐसा कभी नहीं आने देगा सिचुएशन कोई भी कंपनी कि उसका एजीएम बहुत टाइम हो गया नहीं हुआ, और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कंपनी को और कंपनी ने एजीएम कंडक्ट नहीं किया। इस प्रकार का कोई सिचुएशन आने नहीं देगा कंपनी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसका कंपनी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक मेंबर जाके मीटिंग कंडक्ट कर लेगा, अपने आप को राजा बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो रिलायंस हो या फिर कुछ भी, कोई भी कंपनी हो जाए, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि उसका एजीएम टाइम पे नहीं हुआ हो, और अगर डिले भी हुआ हो, अगर ट्रिब्यूनल ने तुमको नोटिस भेज दिया तो तुमको तो ऑन टाइम करना ही होगा। ट्रिब्यूनल का नोटिस का इज्जत करना होगा, वरना तुम्हारा कंपनी सोचो बंद, सोचो बर्बाद। समझ में आ रहा है? यह है सेक्शन 97। मेंबर्स कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। मेंबर्स, अकेला कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर देगा, बोलेगा एजीएम बुलाने के लिए बोलो। इफ डिफॉल्ट ऑकर्स, अगर डिफॉल्ट हो रहा है, कंपनी टाइम पे नहीं हो रहा है, ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट, यहाँ पे एक लाइन मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोविजन नहीं है, वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी।
देखो, मेंबर्स को बोलने से पहले ट्रिब्यूनल सबसे पहले कंपनी को बोलेगा। ट्रिब्यूनल थोड़ी ना बकलोल है कि सीधा मेंबर को पावर दे देगा, नहीं। ट्रिब्यूनल पहले कंपनी को मौका देगा कि तुम भैया अपने आप को करेक्ट कराओ, अपने आप को करेक्ट करवाओ कि तुम मीटिंग कंडक्ट करोगे, कर लो, फटाफट मीटिंग कंडक्ट कर लो। अगर नहीं करोगे तो मैं मेंबर्स को ये पूरा राइट दे दूंगा। तो मेंबर्स क्या हो जाएगा, महाराजा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला होता है चीज़। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब सुनो, ये सेबी, थोड़ा बहुत सेबी का भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कंपनी लॉ के साथ सेबी जो है वो अटैच होके चलता है, ठीक है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग रेगुलेशन, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग रेगुलेशन। सेक्शन 30, रेगुलेशन 30 क्या कहता है? लिस्टेड एंटिटीज मस्ट डिस्क्लोज एजीएम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग प्रोसीजर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स। जैसे ही तुम्हारा मीटिंग खत्म हुआ, चाहे एजीएम हो जाए या फिर तुम्हारा ईजीएम हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो जाए या फिर एजीएम हो जाए, दोनों 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको रिपोर्ट करना होगा। किसको बताओ? स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम लोग। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। अच्छा, मीटिंग कब वैलिड माना जाता है? मैं तुमको 3 पॉइंट बताता हूँ। 3 पॉइंट में मीटिंग हमेशा वैलिड माना जाएगा। सबसे पहला है, मीटिंग में तुम्हारा प्रॉपर जो है क्या जाना पड़ेगा पता है? प्रॉपर, मैं तुमको बताता हूँ, टेंशन ना लो भाई मेरे, टेंशन ना लो। सेक्शन 101 है तुम्हारा नोटिस भेजना। एजीएम हो जाए, ईजीएम हो जाए, ये पूरा कवर होता है तुम्हारे 101 में। बोर्ड मीटिंग का नोटिस अलग होता है, ठीक है, वो अलग है। बोर्ड मीटिंग का पूरा अलग ही चीज़ है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। बहुत सारे सेक्शंस है, वो अलग है। देखो, बोर्ड अगर मीटिंग कर रहा है उसका भी तो नोटिस जाएगा ना, उसमें रेजोल्यूशन पास होगा। तो जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, बोर्ड के बारे में नहीं। तो नोटिस है 101 एंड 102 है तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन। कोई भी नोटिस जाएगा उसके साथ क्या जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर एसआर है तो मतलब स्पेशल बिजनेस है तो, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तो ये जो नोटिस का सेक्शन है 101 102, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। एजीएम के ऊपर लागू होता है, ईजीएम के ऊपर लागू होता है, दोनों के ऊपर पूरा लागू होता है। क्या समझ में आ रहा है? नोटिस का क्या नियम है मैं तुमको बता देता हूँ। एक छोटा सा नियम बताऊंगा। कोई भी नोटिस अगर जाएगा ना किसी भी मेंबर को, तो वो कम से कम मीटिंग के 21 डेज पहले जाना चाहिए। 21 डेज पहले नोटिस जाना चाहिए। 21 डेज पहले तुमको नोटिस भेजना होगा। समझ में आ रहा है? मिनिमम नोटिस का जो टाइम डेट है वो 21 डेज होना चाहिए। 21 डेज। अगर नोटिस तुमने 21 डेज भेजा तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया वैलिड मीटिंग का। 21 डेज पहले अगर तुमने नोटिस भेजा तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया वैलिड मीटिंग का। अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तुमने भेजा तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया तुम्हारे वैलिड मीटिंग का। मतलब सेक्शन 102 एंड 102 अगर 101 एंड 102 अगर तुम प्रॉपर्ली कर रहे हो तो तुम्हारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सेक्शन 103। 103 बात करता है कोरम का। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए उस मीटिंग में। कंपनी का मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए उस मीटिंग में। कोरम का एक बड़ा सेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है जो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ इतना समझ लो कोरम का मतलब क्या होता है। कोरम का मतलब इंग्लिश में बोलूं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग टू कंडक्ट द मीटिंग। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया, ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन 104। 104 बात करते हैं चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन मतलब किसी भी मीटिंग में एक चेयरमैन होना होगा। मीटिंग को जो चेयर करता है, ठीक है, मीटिंग को जो आगे बढ़ाता है, मीटिंग को जो लीड करता है, चेयरमैन होना होगा। तो चेयरमैन अगर प्रेजेंट है मीटिंग में तो जाके तीसरा कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तब तुम्हारी मीटिंग जो है वो वैलिड मीटिंग कहलाएगा।
ये एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स जो वैलिड मीटिंग के लिए नेसेसरी है, ये अगर है तो वैलिड मीटिंग है। इसके अलावा भी मीटिंग इनवैलिड हो सकता है, इसके अलावा भी मीटिंग इनवैलिड हो सकता है, लेकिन वो छोटे मोटे माइनर रीजंस है जो कभी होते नहीं वैसे, लेकिन वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सिचुएशन में दंगा फसाद हो गया तब जाके मीटिंग कैंसिल हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा ना, वो मीटिंग दंगा फसाद हो गया तो वो अलग चीज़ होता है, वो थोड़ी ना रोज रोज होता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी नॉर्मल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वैलिड होने में तुमको ये सारी चीज़ जो है ना, ये तुमको फुलफिल करना होगा। सेक्शन 101, 102, फिर सेक्शन 103, 104, ये अगर फुलफिल्ड है तो लगभग पकड़ लो तुम्हारा मीटिंग वैलिड है। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है ना, मीटिंग टाइमली कंडक्ट नहीं हुआ, मीटिंग टाइम के बाहर कंडक्ट हुआ, 2 तारीख को मीटिंग करना था, 6 तारीख को मीटिंग हुआ, तो मीटिंग वैलिड है कि नहीं? हमेशा मीटिंग वैलिड होगा अनटिल एंड अनलेस ये सारे इनके साथ अगर छेड़खानी हुआ, इन सेक्शंस के साथ अगर छेड़खानी हुआ तब जाके मीटिंग इनवैलिड है। ठीक है, तब जाके मीटिंग जितने भी खर्चा हो जाए, जितना भी बड़ा मीटिंग हो जाए, रिलायंस से मीटिंग कंडक्ट किया, अगर इनके साथ इन सेक्शंस के साथ छेड़खानी, इन सेक्शंस का जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो तुम्हारा मीटिंग जो है वो इनवैलिड मीटिंग माना जाएगा। समझ में आ रहा है? टाइम पे मीटिंग कंडक्ट नहीं हुआ तो इनवैलिड नहीं होगा, उसका समझ लेना, वो चीज याद रखना। अ मीटिंग इज वैलिडिटी ट्रांसफर्ड इफ प्रॉपरली कन्वीन्ड, मतलब नोटिस भेजा तुमने सबको, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड मतलब कोरम है, चेयरमैन है, लास्टली प्रॉपरली कंडक्टेड। अब कंडक्टेड मतलब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, बिजनेस मस्ट बी वैलिड ट्रांजैक्टेड, रेजोल्यूशंस प्रॉपरली मूव्ड एंड पास्ड, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड पोल और इलेक्ट्रॉनिक मींस, मिनट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये 3 कंडीशन याद रखना। वैसे ये जो सेक्शंस है ना, यही सेक्शंस मेन सेक्शंस है, मेन सेक्शन है, ये एक कैटेगरी में आ जाता है, ये दूसरा कैटेगरी में आ जाता है और ये तीसरा कैटेगरी में आ जाता है। 3 कैटेगरी के सेक्शन से इसको फुलफिल करना होगा। और लास्ट में प्रॉपरली कंडक्टेड का मतलब ये होता है अगर एसआर पास करना है तो एसआर पास करना होगा। अगर 75% वोट नहीं मिला तब भी तुम मीटिंग कह रहे हो कि वैलिड है, मतलब सुनो, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर, कोई भी एजेंडा के ऊपर में तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, उसमें 75% वोट चाहिए होगा, 75% वोट नहीं मिला लेकिन फिर भी तुम लोगों ने बिजनेस कंडक्ट कर लिया, तुमने बोला कि नहीं नहीं वोट नहीं मिला फिर भी हम लोग करेंगे, तो वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होता है वो मीटिंग। वोट नहीं मिला तो तुम लोगों ने कैसे उसको एग्री कर लिया, उस बिजनेस को एग्री कर लिया, उसको हम लोग ने एग्री कर लिया, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? तो प्रॉपरली कंडक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉपर रेजोल्यूशन, जो स्पेशल रेजोल्यूशन उसको पास करना था वो अगर तुमने पास किया, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है उसको पास करना था तुमने पास किया, तो वो अगर सही तरीके से हो रहा है तो मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हुआ, इसका मतलब होता है मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद मिनट्स भी तुमको रखना होगा। सेक्शन 118 क्या कहता है, मतलब मिनट्स के बारे में बात करते हैं। मिनट्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल चीज है, जितनी भी प्रोसीजर है ना, जितनी भी प्रोसीजर है, मतलब मीटिंग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो कुछ भी बात वार्तालाप हुआ वो एक एक मिनट का रिकॉर्ड जो है तुमको रखना होगा, एक एक वाक्य का रिकॉर्ड तुमको रखना होगा। वो रिकॉर्ड रखा जाता है मिनट बुक में, मिनट बुक में, मिनट बुक में, ठीक है। और इस मिनट बुक को गवर्न करता है सेक्शन 118। सेक्शन 118 टॉक्स अबाउट मिनट, ठीक है, टॉक्स अबाउट मिनट्स, अंडरस्टूड, ऑफ अ जनरल मीटिंग। क्या है समझ में आ रहा है? मिनट्स ऑफ अ जनरल मीटिंग सेक्शन 118 बात करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है अगर सेटिस्फाई हुआ तो वैलिड मीटिंग होगा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुमसे कि अगर कौन से वो चीज़ें हैं जिनको सेटिस्फाई करना होगा। 3 कंडीशन है, तुमको बता देना होगा। 4 कंडीशन तुम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुमको समझा देता हूँ। पहला पहला क्या है? पहला भाई, पहला क्या है बताओ ना? पहला तुमको नोटिस भेजना होगा टाइमली, नोटिस प्लस अगर एसआर है मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाएगा, ठीक है ना। ये गवर्न करता है सेक्शन 101 एंड 102, ठीक है, ये दोनों। दूसरा, हमारे कोरम के बारे में सोचना, कोरम एंड चेयरमैन के बारे में सोचना, ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो मीटिंग वैलिड है। तो ये गवर्न होता है सेक्शन 103 प्लस 104 से। 103 है कोरम एंड 104 है चेयरमैन का, रिस्पेक्टिवली, देख लेना। थर्ड जो कंडीशन है लास्ट, ये कंडीशन होगा तुम्हारा बिजनेस जो है वो वैलिडली ट्रांजैक्ट हुआ कि नहीं, प्रॉपरली कंडक्ट हुआ कि नहीं। उससे कैसे होता, मतलब वोटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, वोटिंग प्रॉपरली हुआ कि नहीं, वोटिंग एंड
तुम्हारा मिनट बुक्स मेंटेन है कि नहीं, मिनट बुक्स मेंटेन है कि नहीं। यहाँ पे मिनट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 118, ठीक है। और वोटिंग का मतलब ये है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, जो कुछ भी पास होना था वो प्रॉपरली दोनों है पास हुआ है कि नहीं। अगर वो पास हुआ तो ठीक है। तो ये 3 कंडीशन तुमको फॉलो करना है। ये 3 अगर तुमने सेटिस्फाई कर लिया तो तुम्हारा जो है मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। वैलिड मीटिंग माना जाएगा इसको क्या माना जाएगा, वैलिड मीटिंग। तो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, केस स्टडी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुमको याद रखना है, अगर मिनट में कोई देखो, मिनट में तो हर एक मिनट का तुमको रिकॉर्ड करके रखना होता है ना मिनट्स में। अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स है, टाइप करने में कोई एरर हो गया तो बाद में तुम रेक्टिफाई कर सकते हो उसको। इसको हम लोग ऑफेंस नहीं मानेंगे, इसको हम लोग गलती नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया खत्म। नेक्स्ट आएगा हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या आएगा बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आज जो है ना हम लोगों ने 96 कर रखा है, 96 पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे क्योंकि 30 मिनट के ऊपर हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि क्लास बोरिंग हो जाए। बहुत जल्दी हम लोग लाएंगे वीडियो को। और इस वीडियो में इतना ही भाई। मेरे नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड ये अर्जुना बैच का स्पेसिफाइड वीडियो लेक्चर्स है। ये लेक्चर्स जो है हमारे अर्जुना बैच के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर द एंटायर बैच देन यू कैन चेक आवर हाईली डिस्काउंटेड कोर्सेज, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एंड आपके एग्जामिनेशन जो है डेफिनेटली क्रैक होंगे। फॉर 24 आवर सर्विसेज जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डू check out the links given in the description for the latest discounts and best courses in the entire country. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care.